हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम प्राचीन भारतीय इतिहास की क्लास कर रहे थे उसकी आज ये 9वीं क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी 8 क्लासें हो चुकी हैं जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हम इस क्लास में जो पढ़ रहे थे क्या, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। तो भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में हमने पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ा, उसके बाद साहित्यिक स्रोत पढ़ा, और साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज वो हमें पढ़ना है क्या, जैन साहित्य के बारे में, कि जो जैन साहित्य है उससे हमारे इतिहास के जानने के क्या क्या स्रोत हैं। तो आप लोगों मेरे साथ शिद्दत के साथ और धैर्य के साथ बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक ये क्लास देखिएगा। ये क्लास आपको इंडिया के जितने भी एग्जाम है यानी ऑल स्टेट को देखते हुए चलाई जा रही है, जिसमें आपका 0 से हीरो लेवल तक, यानी आप अगर पुलिस का एग्ज़ाम भी देते हैं वहाँ से लेकर आपको IAS प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहे। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मैं जितना बोर्ड पर लिखता हूँ अगर उसका आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोगों से कि आप लोग अपनी नोट्स निकाल लें और बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसे लिखते चलिएगा। हम वैसे ही आपको पढ़ाएंगे जैसे ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाया जाता है। तो हमें आज जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है जैन साहित्य। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा जैन साहित्य। जैन साहित्य। अब हमें जैन साहित्य के बारे में जानना है कि जो जैन साहित्य है यहाँ से आपको विभिन्न एग्जामों में कितने प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हम उसे पहले समझेंगे। तो आप लोग लिखिएगा, जैन साहित्य को आपसे पूछा जाएगा और बहुत एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता। तो आप लिखिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या? आगम कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आप लोग आगम को इंडिकेट कीजिएगा कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके आगे आपसे पूछा जाता है ग्रंथों में, आपसे अब पूछा जाएगा कि जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं। अगर जैन साहित्य को आगम कहा जाता है तो उसके बाद आपसे जैन ग्रंथ के बारे में भी पूछा जाता है। तो लिखिएगा, ग्रंथों में, यानी ऐसे लिखिए, क्या? जैन ग्रंथों में। जैन ग्रंथों में अब आपको ये जानना है कि जैन ग्रंथ के कौन कौन आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा, जैन ग्रंथों में परशिष्ट पर्वन। जैन ग्रंथों में परशिष्ट पर्वन। उसके बाद लिखिएगा भद्रबाहु चरित्र। क्या? भद्रबाहु चरित्र। जैन ग्रंथों में परशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र। और उसके बाद आपको आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र, परशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग सूत्र और कालिका पुराण। क्या? उसके बाद लिखिएगा कालिका पुराण, आचारांग सूत्र, कालिका पुराण और भगवती सूत्र। क्या? भगवती सूत्र। ये आपको मेन जो आपके कालिका पुराण, भगवती सूत्र, इतने आपको जैन ग्रंथों के बारे में नॉलेज अवश्य होना चाहिए। ये आपके पेपर में बहुत बार आज तक पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। खासकर UP PCS और जो IAS प्रीलिम्स का पेपर होता है वहाँ पर तो बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके आगे लिखिएगा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। आपसे पूछा जाता है कि जो जैन धर्म है उसका प्रारंभिक इतिहास हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो लिखिएगा, जैन धर्म का
प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञान होता है। क्या? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जो जैन धर्म का अगर आपसे प्रारंभिक इतिहास पूछा जाए तो वह कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अब आप लोग हमें ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो कल्पसूत्र है वह किसकी रचना है। आप लोग बताइएगा कि जो ये कल्पसूत्र है वह किसकी रचना है, लिखिएगा। अब आपसे पूछा जाता है, लिखिएगा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसके आगे लिखिएगा, जिसकी रचना भद्रबाहु, क्या? भद्रबाहु, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की। जिसकी रचना भद्रबाहु ने की। तो आपसे अब पूछा जाए कि जो कल्पसूत्र है उसकी रचना किसने की, तो आप लोग आंसर बताएंगे कि जो कल्पसूत्र है उसकी रचना भद्रबाहु ने की। उसके आगे अब आप लोग और लिखिएगा। और अब आपसे क्या पूछा जाएगा, अब जो जैन साहित्य के बारे में है आपको मोटे तौर से अभी इतना ही जानकारी लेना चाहिए। उसके बाद जब हम पूरा विस्तार से जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ आपको और शिद्दत के साथ और ईमानदारी पूर्वक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। ये जो क्लास है इसमें आपको ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं बचेगा इतिहास का जिसकी हम चर्चा यहाँ पर ना करें। तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। इसके बाद अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है लौकिक साहित्य। क्या? अब इसे हम मिटाते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। लौकिक साहित्य के बारे में अब हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि लौकिक साहित्य होते हैं वो क्या होते हैं और उनसे कैसे कैसे प्रश्न हमारे पेपर में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। तो हमें जो लौकिक साहित्य में पढ़ना है वो पढ़ना है लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष उल्लेख किया जाता है। आप लोग लिखिएगा, क्या? लौकिक साहित्य के अंतर्गत लौकिक साहित्य के अंतर्गत लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों तथा जीवनियों का विशेष उल्लेख किया जाता है। का विशेष उल्लेख किया जाता है। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लौकिक साहित्य है उसके अंतर्गत किसकी चर्चा की जाती है तो आप बताएंगे कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक और ग्रंथों और जीवनियों का विशेष उल्लेख किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे और समझते हुए क्लास को ईमानदारी पूर्वक देख रहे होंगे। अब आप आगे चलिए और इसमें कि आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक रचनाओं की क्या आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ऐतिहासिक रचनाएं और कौन सी अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं हैं। तो इसमें आप लोग लिखिएगा, ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र, क्या? यहाँ पर लिखिएगा ऐतिहासिक
रचनाओं में ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र, ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष उल्लेख है। अर्थशास्त्र का विशेष उल्लेख है। क्या? ऐतिहासिक रचनाओं में जो अर्थशास्त्र है उसका विशेष उल्लेख है। इसके आगे लिखिएगा, अगर अब आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो यहाँ पर लिखिएगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौटिल्य कौन थे, आप लोग बताइएगा कि जो कौटिल्य हैं वह कौन थे। तो जो कौटिल्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्या? यहाँ पर लिखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम यानी क्या? प्रधानमंत्री थे। जो ये कौटिल्य थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र है इससे हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है उसमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो आप लोग लिखिएगा इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। जो अर्थशास्त्र है उससे चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपके लिए अर्थशास्त्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी आगे आप लिखिएगा। इसके बाद एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती है, उसको भी लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी। क्या लिखिएगा? कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी भी विशेष उल्लेखनीय है। भी विशेष उल्लेखनीय है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि राजतरंगिणी की रचना किसने की, तो आप लोग आंसर बताएंगे जो कल्हड़ महोदय हैं उन्हीं ने ही राजतरंगिणी की रचना की है। इसके आगे लिखिएगा यह संस्कृत साहित्य का। क्या लिखिएगा? जो राजतरंगिणी इसवी के बारे में लिखिएगा यह संस्कृत साहित्य की। लिखिएगा यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का। राजतरंगिणी में लिखिएगा यह संस्कृत साहित्य यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं में क्या? ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने या ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने
का प्रथम प्रयास है, का प्रथम प्रयास है। जो ये राजतरंगिणी है, यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का जो ये प्रथम पुस्तक थी, जिसमें एक सीरियल वे में क्रमबद्ध इतिहास को लिखा गया था। इसकी आगे आपसे पूछा जा सकता है क्या जो राजतरंगिणी, इसके बारे में और आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो लिखिएगा इसमें आदिकाल से लेकर इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक 1151 ईस्वी के आरंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासक, लिखिएगा कश्मीर के प्रत्येक शासक की जानकारी है। कश्मीर के प्रत्येक शासक की जानकारी है। जो राजतरंगिणी है, इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासक की हमें जानकारी प्राप्त होती है राजतरंगिणी से। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा। इसकी आगे अब हम चलते हैं और इसकी आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए खास। लिखिएगा, इसे हम मिटाते हैं, फिर हम ऊपर लिखते हैं। आप लोग को शायद देखने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं नीचे लिखूं तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने लिखा होगा। अब हम चलते हैं, इसे मिटाते हैं और फिर ऊपर लिखते हैं। तो लिखिएगा आप लोग ऐतिहासिक, लिखिएगा अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में आपको कौन कौन सी रचनाएं याद करना है जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लिखिएगा पाणिनि, लिखिएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। उसकी आगे और लिखिएगा कात्यायन की वर्तिका, कात्यायन की वर्तिका, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका। और आगे लिखिएगा पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास, लिखिएगा कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, क्या कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम आदि उल्लेखनीय हैं। आदि उल्लेखनीय हैं।
तो आपको जो अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं के अंतर्गत आपको याद करना है जो रचनाएं हैं वो हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस भी पूछा गया है बहुत बार। और उसके बाद कालिदास का मालविकाग्निमित्रम आदि उल्लेखनीय है। उसके आगे चलिएगा और लिखिएगा ऐतिहासिक जीवनी। अब आपको और लिखना है क्या जीवनियों में कि किस में, इसकी आगे हमें ध्यान और देना है। जीवनियों के बारे में भी लिखना है। तो अब जीवनियों में लिखिएगा ऐतिहासिक जीवनियाँ क्या, ऐतिहासिक जीवनियाँ। ऐतिहासिक जीवनियों में आपको कौन सी जीवनी आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है उनको भी जानना है। तो इसमें लिखिएगा अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र क्या, अश्वघोष के बुद्ध चरित्र, अश्वघोष के बुद्ध चरित्र। उसके आगे लिखिएगा बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र। और लिखिएगा वाक्पति का गौडैहो, वाक्पति का गौडवहो। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकती है आप लोग लिखते जाइएगा मेरे साथ। उसके बाद बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित्र क्या, बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित्र, बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित्र। उसके आगे लिखिएगा संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी की रामचरित्र, संध्याकर नंदी की संध्याकर नंदी की रामचरित्र। और उसके बाद लिखिएगा हेमचंद्र की क्या, हेमचंद्र की कुमारपाल चरित्र क्या, कुमारपाल चरित्र तथा हेमचंद्र की कुमारपाल चरित्र। उसकी आगे लिखिए जय क्या, जयानक किसकी, जयानक, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जयानक की कृत आपसे पूछा जाता है पृथ्वीराज विजय क्या, पृथ्वीराज विजय आदि। आप लोग इसे लिखिए, फिर हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं। लिखिएगा आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं आपके पेपर की दृष्टि से और क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब आपको लिखना है प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, ये भी बहुत बार पूछी गई हैं। तो आप लोग लिखिएगा अब, लेकिन उससे पहले हम मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें। चलते हैं, देखते हैं आगे
अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। अब आप लोग इसे ग्राफ के माध्यम से जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे आप लोग बनाते चलिएगा। लिखिएगा क्या, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, इसकी अंतर्गत आप लोग एक तरफ रचना लिखिएगा, एक तरफ रचनाकार लिखिएगा, एक तरफ रचना लिखिएगा और एक तरफ रचनाकार लिखिएगा, एक तरफ रचना, एक तरफ रचनाकार और दूसरी तरफ लिखिएगा विशेष तथ्य। क्या, जो भी इससे संबंधित तथ्य हैं उन्हें विशेष तथ्य। रचना, रचनाकार और विशेष तत्व। तो इसमें जो हमें पहला पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, अष्टाध्यायी। तो आप लोग लिखिएगा अष्टाध्यायी। जो पहला पढ़ना वो है अष्टाध्यायी। जो पहला हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी या अष्टाध्यायी ऐसे लिखिएगा, अष्टाध्यायी। इसकी जो रचनाकार है उसे अब हमें जानना है। इसके रचनाकार है पाणिनि। क्या, जो अष्टाध्यायी के रचनाकार है वह है पाणिनि। और इससे हमें विशेष जानकारी क्या प्राप्त होती है, जो अष्टाध्यायी है इसके रचनाकार है पाणिनि और इससे हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह होती है ये एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या, व्याकरण, ये एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। और इसके आगे जो हमें दूसरा देखना है, तो दूसरी है आपके लिए कौन सा ग्रंथ है जो महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसमें लिखिएगा मुद्रा राक्षस। क्या, मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस के रचनाकार है वह है विशाखदत्त। क्या, मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं विशाखदत्त या दत्त लिखिएगा, विशाखदत्त। और इस जो मुद्रा राक्षस से हमें जानकारी प्राप्त होती है वो मिलती है मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद लिखिएगा महाभाष्य। लिखिएगा महाभाष्य। तीसरा महाभाष्य। जो महाभाष्य है इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसे लिखिएगा। जो महाभाष्य वह अष्टाध्यायी पर टीका है। क्या है, जो महाभाष्य है वह अष्टाध्यायी पर टीका है। जो महाभाष्य है वह अष्टाध्यायी पर टीका है। उसकी आगे लिखिएगा जो महाभाष्य उसके रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो उसके रचनाकार है पंतजलि या पतंजलि। और इसमें जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो होती है पुष्यमित्र शुंग के विषय में। किसमें, जो महाभाष्य में पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है महाभाष्य से। उसकी आगे लिखिएगा कथा सरित सागर। क्या, जो चौथा पॉइंट है वो लिखिएगा कथा सरित सागर। इसके आगे जो हमें जानना है वो जानना है क्या, कथा सरित सागर के बारे में
अगर आपसे इसके रचनाकार पूछा जाए तो जो कथा सरित सागर के रचनाकार है सोमदेव, क्या कथा सरित सागर के रचनाकार हैं सोमदेव। और जो हमें कथा सरित सागर से जानकारी क्या प्राप्त होती है तो इसमें लिखिएगा मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो कथा सरित सागर, इससे भी मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कथा सरित सागर से, जिसके रचनाकार हैं सोमदेव। तो दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। ये क्लास आपकी 0 से हीरो लेवल तक चल रही है। आपको यहाँ से IAS प्रीलिम्स से बहुत सारे और UP PCS में तो हज़ारों क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्या, नीति सार। इसके बारे में जो प्रमुख है उसे और लिखिएगा नीति सार। जो नीति सार है, जो इसके लेखक हैं, नीति सार के लेखक हैं कामंदक। नीति सार के रचनाकार हैं कामंदक। जो नीति सार हैं इसके रचनाकार है कामंदक। और यहाँ से हमें गुप्त राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नीति सार से गुप्त राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो नीति सार है कामंदक द्वारा लिखा गया है। और नीति सार से हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और उसके आगे लिखिएगा अर्थशास्त्र। क्या, इसके बाद अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की अगर आपसे लेखक पूछा जाए तो होंगे कौटिल्य। क्या, अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। और इससे जो हमें जानकारी प्राप्त होती है अर्थशास्त्र से, वो अर्थशास्त्र हमें जानकारी क्या प्राप्त होती है, मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इससे भी मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके आगे जो हमें और जानना है, जो हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हीं पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद लिखिए वृहत कथा मंजरी। क्या, जो 7वीं आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है वृहत कथा मंजरी। जो वृहत कथा मंजरी है, अगर आपसे इसके लेखक पूछा जाता है तो आप लोग बताइएगा कि वृहत कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हैं। कौन, क्षेमेंद्र। जो वृहत कथा मंजरी है इसके लेखक क्षेमेंद्र हैं। और इससे जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो भी मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना लिख रहे होंगे मेरे साथ। अब हम इसे मिटाते हैं और फिर से ऊपर से लिखते हैं। तो देखिएगा, अब जो और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं और क्या महत्वपूर्ण आपके पेपर की दृष्टि से आपके लिए हो सकते हैं। तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसे आप लोग लिखिएगा। उसमें आता है हर्षचरित्र। क्या, 8वां पॉइंट लिखिएगा हर्षचरित्र या हर्षचरित्र। अगर आपसे हर्षचरित्र के लेखक पूछा जाए या रचनाकार पूछा जाए तो आप बताएंगे कि हर्षचरित्र के रचनाकार वो हैं बाणभट्ट। क्या, बाणभट्ट। जो हर्षचरित्र के रचनाकार हैं वह है बाणभट्ट। इससे हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो हर्ष की उपलब्धि। क्या, हर्ष की उपलब्धि जो इससे जानकारी प्राप्त होती है वह होती है
क्या हर्थ की उपलब्धियों के बारे में, हर्थ की उपलब्धियों की जानकारी इससे मिलती है। उसके बाद जो और महत्वपूर्ण हो सकता है वो क्या हो सकता है, आप लोग लिखिएगा रामचरित। क्या? रामचरित। अगर आपसे रामचरित के रचनाकार पूछा जाता है तो आप लोग बताइएगा क्या संध्याकर नंदी जो रामचरित के रचनाकार हैं वह है संध्याकर नंदी। और इससे हमें बंगाल के शासक रामपाल के, क्या इसमें लिखिएगा बंगाल के शासक रामपाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आप लोग लिखिएगा, आपके लिए और एक महत्वपूर्ण हो सकता है वो क्या है, लिखिएगा पृथ्वीराज रासो। क्या? पृथ्वीराज रासो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके लेखक जो है वो चंद्रबरदाई। क्या? चंद्रबरदाई। जो पृथ्वीराज रासो के लेखक है वह है चंद्रबरदाई। इससे जो हमें पृथ्वीराज रासो से जानकारी प्राप्त होती है वह है पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में। क्या? पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों की बारे में। तो अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है, जो मेरा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जैन साहित्य आज हमने पढ़ा, उसके बाद लौकिक साहित्य पढ़ा, और अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है विदेशी साहित्य। क्या? अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है विदेशी साहित्य। और विदेशी साहित्य में हमको पढ़ना है विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। तो चलते हैं, इसे हम मिटाते हैं और आगे आपको बताते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। तुम यार अपलोड करो कि नहीं हो? वही यार एको नहीं करो। घर में रख के रहो, कहते जो चलता ही नहीं हमारा। तो चलते हैं, अब पढ़ना है हमें क्या विदेशी साहित्य के बारे में। तो हम इसे मिटाते हैं और विदेशी साहित्य के बारे में जानते हैं कि जो विदेशी साहित्य वो भी आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप लोग उनको भी ध्यान से देखिएगा और शिद्दत के साथ अपनी नोट्स में मेंशन कीजिएगा। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर यूपी पीसीएस और आईएएस प्रीलिम्स में। तो चलते हैं, देखते हैं। अब आप लोग लिखिएगा क्या विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य जो हमें जानना है वो विदेशी साहित्य के बारे में जानना है। लेकिन हमें जो विदेशी साहित्य में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, विदेशी यात्रियों के विवरण। इसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण हमें इसमें पढ़ना है। तो अब हम लोग जो इसे विदेशी साहित्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बनाइएगा कि हमें 3 भागों में
किन किन 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है यूनान एवं रोम के लेखक। क्या? इधर लिखिएगा, यूनान एवं रोम के लेखक। यूनान एवं रोम के लेखक। उसके बाद चीनी यात्रियों के विवरण। चीनी यात्रियों के विवरण। चीनी यात्रियों के विवरण। और उसके बाद जो हमें पढ़ना है अरब यात्रियों के विवरण। क्या? अरब यात्रियों के विवरण। अरब यात्रियों के विवरण। तो हम लोग जो पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? यूनान एवं रोम के लेखक। तो हमें अभी जो पढ़ना है वो स्टार्ट करना है यूनान एवं रोम के लेखक। तो आप लोग ऐसे बना लीजिए, फिर हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यूनान एवं रोम के लेखक। तो हम इसे मिटाते हैं और चलते हैं, देखते हैं यूनान एवं रोम के लेखक के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, क्या? यूनान एवं रोम के लेखक। यूनान एवं रोम के लेखक। तो हमें जो यूनान एवं रोम के लेखक के बारे में पढ़ना है, इसमें से जो प्रमुख फैक्ट हैं उन्हें आप लोग मेरे साथ लिखते चलिएगा। इसमें जो पहला फैक्ट है वो है क्या? यूनान के प्राचीन लेखकों में, क्या यूनान के प्राचीन लेखकों में टेरियस और हेरोडोटस का नाम प्रसिद्ध है। तो आप लोग लिखिएगा, यूनान के प्राचीन लेखकों में टेरियस और हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेरियस और हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध है। तो आप लोग टेरियस और हेरोडोटस को अंडरलाइन कीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा टेरियस के बारे में। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है टेरियस के बारे में। तो अब हम लोग टेरियस के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो लिखिएगा, ईरान का राजवैद्य था। अगर जो टेरियस से पूछा जाएगा टेरियस कौन था, तो लिखिएगा ईरान का राजवैद्य था। टेरियस जो था वो ईरान का राजवैद्य था। टेरियस ईरान का राजवैद्य था। टेरियस के वर्णन में लिखिएगा आगे, टेरियस के वर्णन में, टेरियस के वर्णन में अधिकांश कल्पित कहानियाँ हैं। अधिकांश टेरियस के वर्णन में अधिकांश कल्पित कहानियाँ हैं। टेरियस के वर्णन में अधिकांशता कल्पित कहानियाँ हैं। यहाँ पर कोई एग्जैक्ट आपको नहीं बताया गया है। तो लिखिएगा जो पूर्णतः अविश्वसनीय है, जो इसमें कल्पित कहानियाँ हैं उसके आगे लिखिएगा जो पूर्णतः अविश्वसनीय हैं। जो पूर्णतः अविश्वसनीय हैं, इसके आगे लिखिएगा यानी जो टेरियस हैं उनकी जो कल्पित कहानियाँ हैं वो अविश्वसनीय है। उसके बाद लिखिएगा हेरोडोटस, क्या?
इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस। अब हमें हेरोडोटस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप लोग लिखिएगा हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, लिखिएगा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व, लिखिएगा, जो हेरोडोटस थे उन्होंने इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका की रचना की। आप लोगों से पूछा जाता है कि हेरोडोटस की बुक का नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि जो हिस्टोरिका है वह हेरोडोटस की पुस्तक है। उसकी आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और लिखिएगा, इसमें भारत फ्रांस संबंधों का वर्णन किया गया है। जो हिस्टोरिका है की रचना की, लिखिएगा, इसमें भारत फ्रांस संबंधों की संबंधों का वर्णन किया। लिखिएगा, संबंधों का वर्णन किया। इसमें जो हिस्टोरिका है इसमें भारत और फ्रांस के संबंधों का वर्णन किया। उसके आगे लिखते हैं, उसकी आगे लिखिएगा, सिकंदर के साथ, नेक्स्ट फैक्ट है क्या, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, लिखिएगा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक जो हमें अब पढ़ना है कि सिकंदर के साथ में क्या, कि सिकंदर के साथ में कौन कौन से लेखक आए थे, तो उनके बारे में भी हमें जानना है। तो लिखिएगा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निर्याकस, क्या, निर्याकस। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में थे निर्याकस। उसके बाद लिखिएगा अरिस्टोबुलस, सिकंदर, अरिस्टोबुलस, और उसके बाद अनेस्टिक्रेटस, क्या, लिखिएगा, अनेसिक्रीटस आदि, निर्याकर, अरिस्टोबुलस तथा अनेस्टिक्रीटस आदि, ये तीनों सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। अब उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सिकंदर के पश्चात के लेखकों में। अब आपको पढ़ना है इसके बाद कि सिकंदर के बाद और कौन से लेखक आए। सिकंदर के साथ तो आने वाले ये तीन हो गए, लेकिन उनके बाद और कौन से लेखक आए, तो हमें उनको पढ़ना है। क्या, लिखिएगा, सिकंदर के बाद लेखकों में सिकंदर के बाद लेखकों में तीन राजदूतों
क्या? 3 राजदूतों। अब आपको 3 राजदूतों के बारे में जानना है, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनीसियस। क्या? 3 राजदूतों, मेगास्थनीज, डायमेकस, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनीसियस प्रमुख हैं। तो आप सिकंदर के बाद आने वाले लेखकों में मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनीसियस को याद रखेंगे। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके आगे लिखिएगा, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। जो मेगास्थनीज है इसमें आप लोग लिखिएगा कि मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, अगर आपसे पूछा जाए मेगास्थनीज में किसका राजदूत था, तो आप लिखिएगा सेलुकस निकेटर। जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। तो इसकी आगे और लिखिएगा, अगर आपसे अब पूछा जाए कि जो इंडिका है, इंडिका से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो आप लोग लिखिएगा इंडिका में, इससे हमें लिखिएगा इंडिका से मौर्ययुगीन समाज। क्या? मौर्ययुगीन समाज। मौर्ययुगीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जो हमें आगे जानना है वो आप जानना है डायमेकस के बारे में। क्या? मेगास्थनीज हो गए, डायमेकस और डायोनीसियस के बारे में भी जानना है। तो आप लोग हम मिटाते हैं और ऊपर लिखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने लिखा होगा। अगर नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है डायमेकस के बारे में। तो आप लोग लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा डायमेकस। क्या? डायमेकस। हेडिंग डालिएगा डायमेकस। और जो हमें डायमेकस में पढ़ना है वो पढ़ना है, लिखिएगा डायमेकस, यह सीरियाई नरेश। डायमेकस में लिखिएगा यह सीरियाई नरेश एंटियोकस का राजदूत था। लिखिएगा यह सीरियाई नरेश एंटियोकस, या सीरियाई नरेश एंटियोकस का राजदूत था। या सीरियाई नरेश एंटियोकस का राजदूत था। लिखिएगा यह बिंदुसार के दरबार में आया था। आपसे पूछा जाएगा कि जो डायमेकस था वह किसके दरबार में आया था, तो आप लोग लिखिएगा यह बिंदुसार के दरबार में आया था। जो डायमेकस है वह बिंदुसार के दरबार में आया था। अब चलते हैं और समझते हैं डायोनीसियस के बारे में।
अब हमें समझना है डायोनीसियस के बारे में। तो अब आप लोग लिखिएगा क्या, डायोनीसियस। हमें समझना है डायोनीसियस के बारे में। तो अब आप लोग लिखिएगा डायोनीसियस में, डायोनीसियस से आपके पेपर में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग लिखिएगा डायोनीसियस के बारे में, यह मिस्र के नरेश, डायोनीसियस के बारे में, यह मिस्र का नरेश टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। लिखिएगा यह मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस, या मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो डायोनीसियस था वह किसके राज दरबार में आया था, तो आप लोग बताएंगे यह बिंदुसार, या बिंदुसार के दरबार में आया था। जो डायोनीसियस है यह बिंदुसार के दरबार में आया था। और लिखिएगा, लेकिन आपको यहाँ पर हम एक फैक्ट बता रहे हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको IAS प्रीलिम्स में भी ये देखने को मिल सकता है। यहाँ से जो फैक्ट है लिखिएगा कि अन्य स्रोतों के अनुसार, अन्य स्रोतों के अनुसार अशोक भी पढ़ने को मिलता है। अन्य स्रोतों के अनुसार अशोक भी पढ़ने को मिलता है। इसका कहने का मतलब क्या है, अशोक भी पढ़ने को मिलता है कि वहाँ आपको जो बिंदुसार यहाँ पर दिया गया है, बिंदुसार ना देकर आपसे अशोक के बारे में भी पूछा जा सकता है। आप लोगों को वो भी याद होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे और अपनी नोट्स में मेंशन किए होंगे। अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं कि कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप लोग अब डालिएगा हेडिंग प्लानिंग। क्या प्लानी से आपके कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा प्लानी में इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री की पुस्तक की रचना की। आपसे पूछा जाता है तो आप लोग लिख लीजिएगा कि इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की। तो आपसे सिंपल वे में पूछा जाएगा क्या, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। नेचुरल हिस्ट्री आपसे पूछा जाता है कि जो नेचुरल हिस्ट्री वह किसकी पुस्तक है। तो आप लोग बताइएगा कि जो नेचुरल हिस्ट्री है वह प्लानी की पुस्तक है। उसके आगे चलते हैं और लिखिएगा जिसमें भारत, अगर आपसे पूछा जाएगा नेचुरल हिस्ट्री में किसके बारे में बताता है, तो लिखिएगा जिसमें भारत के पशु पौधों, जिसमें भारत के पशु पौधों और खनिज के बारे में बताता है। खनिज के बारे में बताता है। जो प्लानी की नेचुरल हिस्ट्री है इसमें हमें भारत के पशु पौधों और खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके आगे आपके लिए और एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। लिखिएगा टालेमी की पुस्तक
जियोग्राफी लिखिएगा टालेमी की पुस्तक। टालेमी की पुस्तक, टालेमी की पुस्तक जियोग्राफी, टालेमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक। टालेमी की पुस्तक तो जियोग्राफी, लेकिन और कोई अज्ञात लेखक है, लिखिएगा इसे, और कोई, और किसी लिखिएगा, और किसी अज्ञात लेखक, और किसी अज्ञात लेखक का मतलब कि इस पुस्तक के लेखक का पता नहीं है, और कोई अज्ञात लेखक की पुस्तक, अज्ञात लेखक की पुस्तक, और कोई अज्ञात लेखक की पुस्तक। पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियम से लिखिएगा, पेरी प्लस ऑफ द, पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। क्या? पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस का फेवरेट प्रश्न रहा है कि पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है, तो आप लोगों को बताना है अज्ञात लेखक, यानी इसके लेखक का पता नहीं है। इसके आगे लिखिएगा, क्योंकि इनसे भारत के भूगोल, ये जो पुस्तक है इसमें लिखिएगा, क्योंकि इनसे भारत का भूगोल, क्योंकि इनसे भारत का भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती, क्योंकि इनसे भारत का भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। तो आप लोग फिर से देखिएगा, क्या? टालेमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे भारत का भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। कल हम जब मिलेंगे तो पढ़ेंगे क्या चीनी यात्रियों का विवरण। हमें अब इसके आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है चीनी यात्रियों का विवरण। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें कि आपने नोट्स बनाया नहीं बनाया। अगर नोट्स नहीं बनाया है तो आपको पहले गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर हम आपको अपना बनाया हुआ नोट्स सेंड कर देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।